Chikesa classes, Sale of Goods Act, Professor C.S. Suresh Tejwani, Last Day Revision, Unit 4, Unpaid Seller. सबसे पहले सेक्शन 45(1) अनपेड सेलर किसको बोलते हैं। मैंने आपको गुड्स बेचा है लेकिन आपने मुझे गुड्स का पेमेंट नहीं किया है तो मैं अनपेड सेलर हूँ। इट मीन्स होल और पार्ट ऑफ द प्राइस हैज़ नॉट बीन पेड। जब बायर ने पूरी अमाउंट नहीं पे की या थोड़ी अमाउंट नहीं पे की, 50,000 का गुड्स मैंने आपको बेचा था लेकिन आपने मुझे 40,000 ही पे किया है तो मैं अनपेड सेलर हूँ। मैं इमीडिएटली राइट ऑफ एक्शन आप पे इमीडिएटली मैं स्यू कर सकता हूँ। राइट ऑफ एक्शन, लियन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट सब राइट यूज कर सकता हूँ। तो 45(1) में पहला पॉइंट है होल और पार्ट ऑफ द प्राइस इज नॉट पेड। एंड दूसरा पॉइंट है बिल ऑफ एक्सचेंज और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बायर ने दिया हुआ है लेकिन वह इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हुआ है। आपने मुझे चेक दिया था, मैंने आपको गुड्स दिया था लेकिन वह चेक आपका डिसऑनर हुआ तो मैं अनपेड सेलर हूँ। सबसे पहले अनपेड सेलर है तो मैं कर क्या सकता हूँ, अगेंस्ट गुड्स क्या कर सकता हूँ, अगेंस्ट बायर क्या कर सकता हूँ। अगेंस्ट गुड्स में दो पार्ट है। मैंने इनवॉइस बना के आपको दे दिया है तो ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई है। ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई है तो मैं लियन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड राइट टू रीसेल यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन मैंने आपको इनवॉइस बना के नहीं दिया, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई है तो विथहोल्डिंग द प्रॉपर्टी एंड अदर राइट्स यूज़ कर सकता हूँ। अभी बायर के अगेंस्ट में मैं क्या कर सकता हूँ। बायर के अगेंस्ट में मैं सूट फॉर रिकवरी ऑफ द प्राइस के लिए स्यू कर सकता हूँ। रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट है वो मैं कैंसिल करवा सकता हूँ। डैमेजेस के लिए सूट कर सकता हूँ और इंटरेस्ट के लिए सूट कर सकता हूँ। उसका मतलब हुआ प्राइस, रिसाइन, डैमेजेस एंड इंटरेस्ट। सबसे पहले अगेंस्ट द गुड्स हम स्टार्ट करें तो पहला राइट होगा राइट ऑफ लियन। जब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, जब इनवॉइस बना के मैं आपको देता हूं तब ओनरशिप ट्रांसफर होती है। मैंने इनवॉइस दे दिया, ओनरशिप दे दिया लेकिन गुड्स का पोजीशन मेरे पास ही पड़ा हुआ है। गुड्स का पोजीशन मेरे पास पड़ा है, ड्यू डेट आ गई है, आपने पेमेंट नहीं किया है तो मैं गुड्स का रिटेन करूंगा, पोजीशन आपको नहीं दूंगा, पोजीशन मेरे पास ही रखूंगा। सेक्शन 47 में ऐसा बोलते हैं जब तक प्राइस पे नहीं होती है तब तक मैं राइट ऑफ लियन यूज कर सकता हूं। मैंने आपको क्रेडिट पीरियड नहीं दिया था, इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन ले सकता हूं। मैंने आपको क्रेडिट पीरियड दिया था आपको फायर, लेकिन आपने क्रेडिट पीरियड एक्सपायर्ड हो गया लेकिन पेमेंट नहीं किया है तो मैं राइट ऑफ लियन यूज कर सकता हूं। प्राइस बाकी है तो ही राइट ऑफ लियन यूज करना है। अदर कोई स्टोरेज चार्जेस और मेंटेनेंस चार्जेस बाकी है, टेबल आप लेके नहीं गए, उसके संभालने के एक्सपेंसेस बाकी है तो उसके लिए राइट ऑफ लियन नहीं यूज हो सकता। आपने टेबल का प्राइस पे कर दिया तो टेबल आप ले जा सकते हो, सिर्फ बाकी के अमाउंट के लिए मैं स्यू कर सकता हूं लेकिन मैं लियन यूज नहीं कर सकता हूं। 48 सेक्शन में बोल रहे हैं पार्ट डिलीवरी। मैंने आपको 10 kg में से 6 kg सप्लाई किया था, 4 kg सप्लाई करने का बाकी था तो बाकी के 4 kg का मैं राइट ऑफ लियन यूज कर सकता हूं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो गुड्स है वो डिविजिबल है, कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है, तब राइट ऑफ लियन बाकी के गुड्स का यूज कर सकते हैं। कभी ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्ट सेपरेबल नहीं है तो नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ बोला नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है, बाकी के गुड्स का राइट ऑफ लियन आप यूज कर सकते हो। सेक्शन 49 बोल रहा है कि राइट ऑफ लियन आपका कब लॉस्ट होगा, टर्मिनेशन ऑफ लियन कब होगा, जब गुड्स की डिलीवरी आपने कैरियर वाले को दे दिया, यानी एक बार सेलर के हाथ में से गुड्स गया यानी राइट ऑफ लियन गया। दूसरा बाय कंडक्ट, बाय एस्टोपल, जिसकी चीज थी उसको मैंने दे दी। आप मेरे पास टेबल बनाने का ऑर्डर दे के गए थे, लेने नहीं है, मैं आपके घर पे आके ऑर्डर टेबल रख के चला गया। बाय एस्टोपल, बाय कंडक्ट, मुझे लियन नहीं चाहिए। थर्ड में वेवर ऑफ द राइट ऑफ लियन, मैंने फोन करके बताया भाई तेरा टेबल पड़ा हुआ लेके जा भाई तू, राइट ऑफ लियन वेव हो गया। सबसे पहले आपके ट्रांसपोर्टर वाले को दिया, आपके घर पे रख के गया, आपको बोल दिया, एंड फोर्थ वन आपने मुझे पेमेंट कर दिया तो राइट ऑफ लियन यूज ही नहीं कर सकते हैं। बाद में एक छोटा सा पॉइंट ऐसा भी दिया हुआ है कि कोर्ट ऑर्डर, समझो कि आपका प्राइस बाकी था, मैं कोर्ट में गया, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आपको मुझे पेमेंट करना है। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, मैं एज ए लैंड रेवेन्यू टैक्सेस की तरह आपके पास से ले सकता हूं, तभी भी जब तक आपने मुझे पेमेंट नहीं किया है तब तक गुड्स आपको नहीं दूंगा, राइट ऑफ लियन यूज करूंगा। कोर्ट का पेमेंट का ऑर्डर है,
पेमेंट नहीं होगा रियल में, तब तक राइट ऑफ लियन मैं यूज कर सकता हूं। उसके बाद है सेकंड राइट स्टॉपेज इन ट्रांजिट सेक्शन 50 to 52। स्टॉपेज इन ट्रांजिट में क्या होता है कि सेलर के हाथ में से गुड्स गया है, कैरियर वाले के हाथ में है, बायर के हाथ में नहीं पहुंचा है, इन बिटवीन आपका चेक डिसऑनर हुआ, आपका पेमेंट मुझे नहीं मिला, ऐसी सिचुएशन में मुझे मालूम पड़ा कि बायर इंसॉल्वेंट हो चुका है। राइट ऑफ लियन में बायर में बिकम इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट होना जरूरी नहीं है, बायर इंसॉल्वेंट है या नहीं है, हम राइट ऑफ लियन यूज कर सकते हैं। स्टॉपेज इन ट्रांजिट में बायर इंसॉल्वेंट होता है तभी हम स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज कर सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि स्टॉपेज इन ट्रांजिट जब राइट ऑफ लियन खत्म होता है तभी स्टॉपेज इन ट्रांजिट स्टार्ट होता है। इसीलिए स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज एक्सटेंशन ऑफ द राइट ऑफ लियन है। आप गुड्स कैरियर वाले को दे दिया है, इसका मतलब आपके पोजीशन में चला गया, इसीलिए आप राइट ऑफ लियन यूज नहीं कर सकते हैं। इन शॉर्ट, कैरियर वाले को दिया है, बायर को नहीं मिला है, बायर इंसॉल्वेंट हो चुका है, तब राइट ऑफ लियन यूज होता है। और सेक्शन 51 ड्यूरेशन ऑफ द ट्रांजिट, ट्रांजिट में आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज कर सकते हैं। तो ट्रांजिट कब स्टार्ट होता है, ट्रांजिट कब खत्म होता है। सबसे पहले कैरियर वाले को दिया आपने, उसको डिलीवर कर दिया ले जाने के लिए, तब से ट्रांजिट स्टार्ट हो जाता है। ट्रांजिट एंड कब होता है, तो ट्रांजिट जब बायर को और उसके बेली को हम गुड्स दे देते हैं, उसके हाथ में आ जाता है, तो ट्रांजिट एंड हो जाता है। अहमदाबाद गुड्स भेज रहे थे लेकिन राजकोट से बायर ने गुड्स ले लिया बिफोर अराइवल, तो भी ट्रांजिट का एंड हो जाता है। ट्रांसपोर्ट वाले ने फ़ोन करके बता दिया, कैरियर वाले को बता दिया कि भाई ये गुड्स तेरा है, आ गया है, तो कैरियर वाला जब इन्फॉर्म करेगा तभी ट्रांजिट का एंड हो जाएगा। लेकिन रिजर्व ऑफ राइट रखा है, तो अभी मैंने कैरियर वाला गुड्स दिया लेकिन प्राइस पे नहीं होगी तो मैं आपको गुड्स नहीं दूंगा, ऐसा रिजर्व ऑफ द राइट रखा है, तो मैं ट्रांजिट स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज कर सकता हूँ। अदरवाइज एक बार कैरियर वाले ने फोन कर दिया बायर को, तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट का एंड हो जाएगा। बायर गुड्स लेने के लिए आया, कैरियर वाले ने रॉन्गफुली रिफ्यूज किया, निगलेक्ट किया, मैं आपको नहीं दूंगा, तो भी स्टॉपेज इन ट्रांजिट का एंड हो जाएगा। जो शिप में गुड्स ले जा रहे थे, जो कैरियर सर्विस थी, वो हायर्ड बाय बायर थी, यानी वो बायर का एजेंट बन के काम कर रहा था, तो भी स्टॉपेज इन ट्रांजिट है, उसका एंड हो जाएगा। पार्ट ऑफ द गुड्स दिया हुआ है, बाकी का गुड्स बाकी है, तो भी स्टॉपेज इन ट्रांजिट आप यूज कर सकते। सेपरेबल है तो बाकी का कर सकते हैं, नॉट सेपरेबल है तो नहीं कर सकते। राइट ऑफ लियन में ऐसा बोला है, कुछ नहीं बोला है, तो आप राइट ऑफ लियन बाकी के लिए यूज कर सकते हो। स्टॉपेज इन ट्रांजिट में कुछ नहीं बोला है तो नहीं कर सकते। उसके बाद है स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब इफेक्टिव होगा, तो सेक्शन 52 में बोला है आपने प्रिंसिपल को बताना जरूरी नहीं है, आप एजेंट को या प्रिंसिपल किसी को भी बता दोगे, प्रिंसिपल को बता दोगे कि अभी गुड्स को वहां रुकवा दो, तो प्रिंसिपल अपने एजेंट को बता देगा, तो भी स्टॉपेज इन ट्रांजिट हो जाएगा। एक्चुअल पोजीशन वापस ले लेंगे तो भी स्टॉपेज इन ट्रांजिट हो जाएगा, उसका मतलब गुड्स वापस ले लेंगे या सिर्फ नोटिस दे देंगे तो भी स्टॉपेज इन ट्रांजिट हो जाएगा। स्टॉपेज इन ट्रांजिट होने के बाद सेलर गुड्स की रीडिलीवरी लेगा और उसके सब एक्सपेंस है वो सेलर ही पे करेगा। राइट ऑफ लियन एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट का डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट। लियन है वो रिटेन द गुड्स है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट है वो रिगेन द गुड्स है। लियन है वो जब सेलर के पोजीशन में होता है तब तक यूज हो सकता है। स्टॉपेज इन ट्रांजिट जब कैरियर वाले के हाथ में होता है, बायर के हाथ में वो आता है, उससे पहले आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज कर सकते हैं। लियन में बायर इंसॉल्वेंट होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन स्टॉपेज इन ट्रांजिट में बायर इंसॉल्वेंट होता है तभी हम यूज कर सकते हैं। लियन है वो स्टॉपेज इन ट्रांजिट का प्रीसीडिंग स्टेप है, एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट है वो लियन का नेक्स्ट स्टेप है। राइट ऑफ रीसेल वेरी इंपॉर्टेंट। राइट ऑफ रीसेल सेक्शन 54। अनपेड सेलर गुड्स कब बेच सकता है, जब गुड्स पेरिसेबल नेचर का है और पहले से सेलर ने बोल दिया तो पेमेंट नहीं करेगा तो रिजर्व द राइट, मैं ये गुड्स बेच दूंगा, तब रीसेल सेलर कर सकता है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, चार्ट मैंने ड्रॉ किया है वो सामने रखोगे समझ में आ जाएगा।
मैं गुड्स बेच रहा हूँ, आपको पूछ के बेच रहा हूँ। मैं आपसे 10,000 मांग रहा था, गुड्स में से 8,000 आया, पूछ के बेचा है, मुझे लॉस हुआ है, 2,000 आप मुझे देंगे। पूछ के बेचा है, 10 की जगह 12,000 आया तो 2,000 मुझे आपको प्रॉफिट वापिस देने की जरूरत नहीं है। नोटिस दे के लॉस ले सकता हूँ, प्रॉफिट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन पूछे बिना बेचा है तो 10,000 की जगह 8,000 आया तो 2,000 मांग नहीं सकता। 12,000 आया तो 2,000 दे देना है। नोटिस दे के लॉस मांग सकता हूँ, प्रॉफिट देने की जरूरत नहीं है। नोटिस दिए बिना बेचा है तो लॉस मांग नहीं सकता हूँ, प्रॉफिट हुआ है तो दे देना पड़ता है। बाद में राइट ऑफ रीसेल है ना, वो नेमोडेट क्वेट नॉन हेबिट का एक एक्सेप्शन है। नॉर्मली जो ओनर है वही गुड्स बेच सकता है। एक बार ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, बाद में लियन यूज कर रहे हैं, हम रीसेल कर रहे हैं, तो वो हमारा नेमोडेट क्वेट नॉन हेबिट का एक्सेप्शन में कवर हो जाएगा। अभी दूसरी चीज है, गुड्स में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है तो आप गुड्स का विड्रॉल कर सकते हो। विड्रॉ यानी विथहोल्डिंग, यानी मेरा गुड्स मेरे पास रखूंगा वो विथहोल्डिंग, आपका गुड्स मेरे पास रखूंगा वो लियन। इनवॉइस बना के नहीं दिया है तो एट दैट टाइम वो भी गुड्स मेरा ही है। एडवांस पेमेंट आने वाला था, 5th को पेमेंट आने वाला था, 10 को मैं गुड्स देने वाला था। 5th को आपने पेमेंट नहीं किया, 10 को मैं आपको गुड्स नहीं दूंगा, दैट विल बी द विथहोल्डिंग। विथहोल्डिंग के बाद अदर राइट, अदर राइट है, दैट इज ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, गुड्स मेरे पास है, मेरा है, तो मैं गिफ्ट दे सकता हूँ, रीसेल कर सकता हूँ, मैं उसका यूज भी कर सकता हूँ। अभी गुड्स के अगेंस्ट राइट खत्म हो गए। नेक्स्ट 55 सेक्शन, वो राइट है वो अनपेड सेलर के अगेंस्ट द बायर राइट है। अगेंस्ट द बायर अनपेड सेलर क्या कर सकता है? सबसे पहले सूट फॉर रिकवरी ऑफ द प्राइस, सेक्शन 55। गुड्स का पोजेशन आपको दे दिया है, आपने प्राइस मुझे नहीं दिया है, तो मैं प्राइस के लिए आप पे स्यू कर सकता हूं। सेकंड चीज है डैमेजेस। आप गुड्स का पोजेशन लेके नहीं गए हो। मैं मजाक में कई बार बोलता हूँ ना, किसी की शादी हो गई है लेकिन वो डिवोर्स की वजह से सीडी लेने नहीं गया है, तो भी वो जो फोटोग्राफी वाला है वो डैमेजेस तो आपसे क्लेम करेगा ही। पोजेशन ट्रांसफर तो प्राइस नहीं ट्रांसफर हुआ है तो डैमेजेस। रेप्यूडेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, रेप्यूडेट यानी कैंसल। बायर ने ड्यू डेट से पहले आपको मना बोल दिया, मुझे गुड्स नहीं चाहिए, तो आप भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करोगे, डैमेजेस क्लेम करोगे। जब बायर कैंसिल कर रहा है, सेलर आइदर रिसाइन तो करेगा ही, लेकिन प्लस में डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। एंड 61 में, 55 में प्राइस, 56 में डैमेजेस, 60 में रेप्यूडिएशन एंड 61 में इंटरेस्ट। कॉन्ट्रैक्ट में बोला है तो इंटरेस्ट आपको उसी रेट से देना है, ड्यू डेट से लेके पेमेंट किया तब तक का। कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बोला है तो कोर्ट जो अवॉर्ड करेगी, थिंक फिट, कोर्ट को जो योग्य लगेगा वह रेंट ऑफ, वो आपको इंटरेस्ट पे करना है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है सबसेल एंड प्लेज। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसेल एंड प्लेज वो बायर कर रहा है, सेलर गुड्स दूसरे को बेच रहा है तो उसको बोलते हैं रीसेल, बायर बेच रहा है तो उसको बोलते हैं सबसेल। अभी ए ने इनवॉइस बना के बी को दे दिया, ए के पास गुड्स पड़ा था, रास्ते में गुड्स था, बी ने वो गुड्स सी को बेचा, बी ने वो गुड्स बैंक में मॉर्गेज रखा, तो वैलिड है क्या? मुझे पूछ के बेचा है, मुझे पूछ के मॉर्गेज रखा है तो वैलिड है। अदरवाइज मेरा राइट ऑफ डिफेंस शॉपिंग ट्रांजिट में यूज कर सकता हूं। बी ने सी को गुड्स बेचा है, मुझे पूछा ही नहीं है, बी ने मुझे पेमेंट नहीं किया है, तो एट दैट टाइम मैं राइट ऑफ डिफेंस शॉपिंग ट्रांजिट यूज कर सकता हूं। पूछ के किया है तो नहीं, पूछे बिना बेचा है तो मैं कर सकता हूं। दूसरा भी एक एक्सेप्शन है। दूसरे एक्सेप्शन में मैंने आपको कहा कि आरसी बुक दे दी, आपने आरसी बुक सेल करके दूसरे को दे दी, आपने कार भी दूसरे को दे दिया। ए ने बी को कार बेचा, बी ने पेमेंट नहीं किया, बी ने आरसी बुक ले लिया, पोजेशन गुड्स का ले लिया, बी ने सी अच्छा आदमी देख के कार दिया, आरसी बुक दिया, मनी ले लिया। सी गुड फेथ में फॉर वैल्यू ले रहा था, सी ने बी को पेमेंट किया, बी ने मुझे पेमेंट नहीं किया, तब भी सबसेल वैलिड है। एक पूछ के किया है तो, दूसरा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड गुड फेथ से किया हुआ है तो सबसेल एंड प्लेज वैलिड है। एक केस स्टडी आपको दिया है, माउंट डी एफ लिमिटेड वर्सेस जय एंड जय। वही एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। ए ने बी को गुड्स दिया, वो फिंगर में पड़ा था, वेयर हाउस में पड़ा था,
बी को बोला ये गुड्स बेच के मुझे मनी दे देना, बी ने सी को गुड्स बेच दिया, सी ने बी को पेमेंट किया, लेकिन बी ए को नहीं पेमेंट कर रहा है, तो लियन यूज नहीं हो सकता, लियन यूज नहीं हो सकता। बी ने ए को पूछने के बाद ही बेचा था। अभी राइट्स ऑफ पार्टीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें हमने सेलर के राइट्स अगेंस्ट द बायर 55, 56, 60 एंड 61, प्राइस, डैमेजेस, रेप्यूटेशन एंड इंटरेस्ट, वो देखा है। अभी उल्टा सोचो, मैंने आपको गुड सप्लाई नहीं किया, आप मुझ पे क्या कर सकते हो, राइट ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर, उसमें सबसे पहले सेक्शन 57 है, डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। मेरे पास कोई वजह नहीं थी, मैंने निग्लिजेंसी की, मैंने आपको टाइम पे गुड्स डिलीवर नहीं किया, मैंने आपको टाइम पे डिलीवर नहीं किया है, तो आप मुझे स्यू कर सकते हो। 57 के बाद 58, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मुगल पेंटिंग। मेरे पास स्पेसिफिक कोई रेयर पेंटिंग पड़ा था, कहीं मार्केट में मिल नहीं रहा था, मैंने आपको बोला था मैं आपको बेचूंगा, ड्यू डेट पे मैं मना बोल रहा हूं, आप कोर्ट में जाके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हो। नेक्स्ट है 59, वारंटी। आपके घर एसी वाला एसी फिट करके जाता है, बोलता है साल में 3 बार मैं रिपेयरिंग करवाने के लिए आऊंगा, लेकिन नहीं आता है, तो आपने कंडीशन को वारंटी ट्रीट किया है, या पहले से वारंटी था लेकिन वारंटी फुलफिल नहीं किया है सेलर ने, तो बायर में उसकी वजह से जो लॉस हुआ है गुड्स में वो क्लेम कर सकता है। सेलर ने बोल दिया मुझे ड्यू डेट को पेमेंट नहीं, गुड्स नहीं देना है आपको, सेलर ने जब रेप्यूडेट तक कॉन्ट्रैक्ट किया है सेक्शन 16 में, 60 में, बायर कॉन्ट्रैक्ट सब्सिस्ट कर सकता है ड्यू डेट तक, या इमीडिएट कैंसिल कर सकता है, रिसाइन कर सकता है। सूट फॉर इंटरेस्ट, सूट फॉर इंटरेस्ट आगे जो हमने देखा था, जैसे अनपेड सेलर बायर से इंटरेस्ट मांग सकता है, वैसे एडवांस मनी बायर ने सेलर को दे दिया था, सेलर ने गुड सप्लाई नहीं किया था, तो सेलर को एडवांस मनी जो था विथ इंटरेस्ट वापिस करना पड़ेगा, विथ इंटरेस्ट वापिस करना पड़ेगा। लास्ट टॉपिक है ऑक्शन सेल 64। ऑक्शन सेल में क्या होता है, ऑक्शनियर को गुड्स दिया जाता है, ऑक्शनियर पब्लिक इनवाइट करके उसमें से हाईएस्ट बिडर को गुड्स बेचता है। फॉलो फेमर, नॉकडाउन जब तक होता है तब ऑक्शनियर सेलर का एजेंट है, नॉकडाउन होने के बाद वो बायर का एजेंट है, इसीलिए ड्यूअल कैपेसिटी से ऑक्शनियर काम करता है। एक ऐसा केस स्टडी है, कांच की कोई चीज थी, लेकिन जब फॉलो फेमर के बाद ऑक्शनियर से वो टूट गया तो बायर का लॉस माना जाएगा। सर्टेन रूल्स आपको दिए हुए हैं, डिफरेंट बल्क में, डिफरेंट लोट में आप ऑक्शन कर रहे हो, हर एक लोट हर एक बल्क डेफिनेटली अलग अलग कंसीडर करना है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स ऑक्शन में कंप्लीट कब होगा, फॉलो फेमर और एनी अदर कस्टमरी मैनर, उसी वे से हाईएस्ट बिडर को डन किया जाएगा तब कंप्लीट होगा। कंप्लीट होने से पहले रिट्रैक्ट द बिड, कोई भी बंदा है अपना बोली वापस खींच सकता है कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने से पहले। आप सेलर हैं, सेलर पहले से बोल देता है ये बंदा मेरा है, नोटिफाई करके एक बंदा एम्प्लॉय कर सकता है, नोटिफाई करके एम्प्लॉय किया हुआ है तो सेल वैलिड है। नोटिफिकेशन के बिना कोई बंदा वहां खड़ा कर दिया है, मेरे बिहाफ खड़ा किया, सेलर के बिहाफ खड़ा किया है, तो ये एक फ्रॉडुलेंट माना जाएगा। सेल है वो, उसमें फ्रॉड होने की वजह से वो इन्फोर्स नहीं हो पाएगा। पहले से सेलर रिजर्व प्राइस बोल सकता है, इसी प्राइस से कम प्राइस में मैं कभी नहीं बेचूंगा, उसको ऑफसेट प्राइस भी बोलते हैं। कोई बंदा खड़ा करके या कैसे भी प्रिटेंडेड बिडिंग चटसी करते हैं, उसमें जो प्राइस बढ़ा देते हैं, दैट विल बी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। जिसने हाईएस्ट बिड बोला था उसको मालूम पड़ेगा कि ये तो प्रिटेंडेड बिडिंग है, गलत आदमी ने आके मुझे प्राइस बढ़ावा करने के लिए बार्गेनिंग किया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कैंसिल भी कर सकता है। लास्ट टॉपिक है 64A। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया, यानी जब डिसाइड किया और जब इनवॉइस बनाया, तभी कुछ भी परचेस टैक्स, कस्टम, एक्साइज, जीएसटी, कोई भी टैक्स में चेंज आया, टैक्स रेट बढ़ गया तो सेलर बायर के पास से कलेक्ट कर सकता है, टैक्स रेट कम हो गया तो इतना बायर सेलर को कम पे करेगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट टैक्स का बायर को होगा। थैंक यू वेरी मच।